कीटोन बॉडीज इन्होंने बताया कि अपन वो कीटोन बॉडीज के साथ में जा रहे हैं कि कीटोन बॉडी उनको एस्टिमेट करवाना है। ठीक है, कीटोन बॉडी आप जब एग्जामिनेशन करवाएंगे तो आपको क्या क्लियर होगा कि पेशेंट को डायबिटीज है या फिर डायबिटीज कीटोएसिडोसिस है। ठीक है, देखिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन में एक जो अपन क्या क्या करवाएंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि आपके पास में जो पेशेंट है उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, और वो जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो फर्दर सेकेंडरी में किस में कन्वर्ट हो सकते हैं। सपोज कीजिए डायबिटीज का पेशेंट है, 15 to 20 ईयर्स है उसको, आपको पता है कि जो लॉन्ग टर्म डायबिटीज है वो रीनल के ऊपर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, या फिर सपोज कीजिए आपके पास में एक हाइपरटेंशन का पेशेंट था, आपको पता है कि उसको रीनल का प्रॉब्लम होगा, तो हम चाहेंगे इसका रीनल फॉलोअप लें, हम आरएफटी करवाएं, हम उसका केएफटी हम करवाएं। ठीक है, तो यहाँ पे उनको लगा कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज पेशेंट्स हैव डिहाइड्रेशन। ठीक है, पेशेंट ने अपना कॉम्प्लिकेशन में बताया ना, कॉम्प्लिकेशन में आपने देखा, तो वहां पे आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप पेशेंट को आईवी फ्लूइड दें। तो अपन आईवी फ्लूइड देंगे, लेकिन उससे पहले अपन को क्या रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट का रिक्वायरमेंट है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कितना है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉर्मल वैल्यू कितना होता है सोडियम का, नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम सोडियम। भाई आप लोग करवाते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेशन, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, क्रिटिकल इल पेशेंट्स के लिए भी करवाते हैं अपन। सपोज कीजिए कोई भी एक्सीडेंटल केस आया आपके पास में, तो आपको मेजर जो पैरामीटर्स हैं, एक तो आपको इलेक्ट्रोलाइट का रिक्वायरमेंट है, उसका ब्लड ग्लूकोज का एस्टिमेशन है, पीसीओ2 O2 का लेवल का रिक्वायरमेंट है आपको। अपन इनको बोलते हैं कि क्रिटिकली अलर्ट वाले पैनल है, अपने को इमरजेंसी पैनल भी बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम सोडियम 137 to 145 मिलीमोल्स लीटर है, पोटेशियम 3.5 to 5.1 है, और क्लोराइड 98 to 107 है। नोट ऑन HbA1c वैल्यू 6 होता है, 6% है, अप टू 6 है मीन्स पेशेंट को डायबिटीज नहीं है, इससे ज़्यादा है तो डायबिटीज है। नॉर्मल वैल्यू अप टू 6 है, इट इज इंडिकेट दैट द हाइपरग्लाइसीमिया हैज बीन persistent 2 to 3 months। टारगेट वैल्यू ऑफ ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग है 100 के समथिंग होना चाहिए, 126 से कम रहना चाहिए आपका। पीपी है वो 140 से लेस देन में होना चाहिए। ये तो था आपका डायबिटीज मेलाइटस का, डायबिटीज मेलाइटस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है ना। ठीक है, आपके पास में एक पेशेंट और आया है, एक 15 ईयर ओल्ड बॉय, मेडिकल इमरजेंसी में आया आपके पास में। ठीक है, हिज ब्रीथिंग वाज रैपिड एंड डीप एंड हिज ब्रीथ हैज ए फ्रूटी लाइक स्मेल। ठीक है, हिज पेरेंट्स कॉम्प्लिकेटेड लूजिंग डिस्प्ले हैविंग, ये सब सारी चीज़ें थी उसके पास में। ठीक है, यहाँ पे भी यूरिनेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, डिहाइड्रेटेड है वो भी, और सन की आइज हैं। क्या है कि एनी एबनॉर्मलिटी, आपका जरूरी नहीं कि पांचों की पांचों ही एबनॉर्मलिटी है तो अपन उसको पैथोलॉजिकल यूरिन बोलेंगे। किसी में से भी पांचों में से अगर एक भी है प्रेजेंट, प्रोटीन है, ठीक है, आपका बाइसोल्ट्स हैं, ब्लड है, कार्बोहाइड्रेट है, तो भी अपन उसको क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल यूरिन। ठीक है, आप जब यूरिन रिपोर्ट करते हैं, यूरिन रिपोर्ट बनाई होगी ना आपने, कैसे बनाते हैं आप यूरिन रिपोर्ट? सबसे फर्स्ट क्या करते हैं आप? फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या क्या लेते हैं? कलर, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे अपन, है ना। फिजिकल हुआ, फिर उसके बाद में अपन पैथोलॉजी केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, आप पांचों टेस्ट परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकल में भी आपको ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट लगाया, आपने बेनेडिक्ट लगाया, आपका बेनेडिक्ट पॉजिटिव आ गया, आपने तो अपना प्रैक्टिकल कर दिया खत्म, कि मैंने लगाया था, मेरे वाला यूरिन सैंपल जो था उसके अंदर बेनेडिक्ट पॉजिटिव है। आपको पांचों ही टेस्ट लगाने हैं। हो सकता है कि आपके सैंपल में प्रोटीन भी हो, बाइसोल्ट्स भी हो सकता है कि आप में 3 पॉजिटिव हो, 4 हो, या फिर पांचों के पांचों भी पॉजिटिव हो सकते हैं। आपको यूरिन को जब एग्जामिनेशन है ना, यूरिन एग्जामिनेशन तो टिप्स पे होना चाहिए आपको, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपके पास में? क्वेश्चन आता है कि आपने देखा कि ब्लड आ रहा है यूरिन में, आपने बेंजीडिन टेस्ट लगाया, सीधा सीधा एग्जामिनर पूछेगा कि ब्लड कब आता है यूरिन में, आपका आंसर क्या होता है? हेमेचूरिया, जो कि गलत है। वो तो कंडीशन है ना, वो तो कंडीशन है। यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है तो अपन उसको बोल रहे हैं। ग्लाइकोसूरिया मीन्स यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, लेकिन उसने पूछा कि कोज
क्या क्या कॉज हो सकते हैं कि ग्लाइकोसूरिया है, क्या क्या कॉज हो सकते हैं कि ब्लड यूरिन में आया। ठीक है, सेकंड थिंग अपन क्या करते हैं कि जब वो पूछता है ना आपसे कि कॉज बताइए, आप यूरिन के अंदर ब्लड आया, आप कॉज बताइए, सबसे पहला तो आप उसको यही बता दें कि हेमेचूरिया, वो वहीं पे क्लियर हो जाता है। उसके बाद में फिर वो आपको एक्सप्लेन करता है कि नहीं आपको कॉज बताना है। फिर आप क्या करते हैं, सीधा सीधा आप बोलते हैं कि कैंसर, है ना, सीधा आप हाई लेवल स्टेज पे पहुंचा दिया कैंसर। हो सकता है कि बेचारे को रीनल स्टोन हो, कोई भी इंटरनल इंजरी हो, तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, नीचे से करना है कि इंटरनल इंजरी हो सकता है, हेमोलिसिस हो सकता है उसको। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको फिर कैंसर बताना लास्ट में। ठीक है, तो आपका जो पेशेंट था, बैठ जाइए आप तीनों ही, है ना। कीटोन बॉडी भी पॉजिटिव है, बेनेडिक्ट भी आपका पॉजिटिव है, और उसका रैंडम जो था शुगर 386 है। चलिए, आपने उसका एबीजी भी करवा लिया, पोटेशियम बढ़ा हुआ है 6, पीएच 7.2 है, पीसीओ2 भी बढ़ा हुआ है 42, सोडियम 146 है, बाइकार्बोनेट 20 है, क्लोराइड 110 है। व्हाट इज योर डायग्नोसिस, गिव बायोकेमिकल बेसिस। बायोकेमिकल बेसिस आपने देखा, आपको क्या लग रहा है? आपका जो पेशेंट था ना, आपने उसका यूरिन एग्जामिनेशन करवाया है, उसमें आपका कीटोन बॉडी भी पॉजिटिव है और बेनेडिक्ट टेस्ट भी पॉजिटिव है। क्या रीजन है? यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी पॉजिटिव और बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव कब आता है? आप लोग आगे से, काफी लोग तो आप फिजियोलॉजी एनाटॉमी की फाइल का काम कर रहे होते पीछे बैठ के, है ना। कितनी बार आपको बताया, प्रैक्टिकल में भी बताया कि अगर आपने यूरिन एग्जामिनेशन करवाया है, अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा तो डायबिटीज तो है ही, साथ में अगर वहां पे कीटोन बॉडी रोथराज भी पॉजिटिव आ रहा तो कीटोएसिडोसिस भी है। डायग्नोसिस क्या हुआ? डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। टाइप 1, टाइप 1 क्यों है? एज उसका 15 ईयर है ना। कीटोएसिडोसिस आ गया समझ में सबको? ठीक है, द ब्लड शुगर इज वेरी हाई एंड कीटोन बॉडी आर प्रेजेंट इन यूरिन। ठीक है, जुवेनाइल डायबिटीज इज यूजुअली टाइप 1। चलिए, कीटोसिस का क्या कॉज है यहाँ पे? यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी की प्रेजेंस है, वो क्या रीजन है? बैठ जाइए आप तो, ना। कीटोन बॉडी पॉजिटिव आ रहा है ना यहाँ पे, क्या रीजन है कीटोन बॉडी पॉजिटिव आने का? देखिए, इन्होंने रीजन बताया कि जनरली अपन ने पहले भी बताया था कि यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी कब आएंगे, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन कब होगा। आपका लिपिड है, लिपिड मेटाबॉलिज्म शुरू होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम को जाना कहाँ पे है? टीसी साइकिल में। टीसी साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑक्सो एसिटेट प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्टिंग इनटू सिट्रिक एसिड में। लेकिन ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है, ऑक्सो एसिटेट की डेफिशिएंसी है। ऑक्सो एसिटेट अभी कहाँ बिजी है? ग्लूकोनियोजेनेसिस में बिजी है। ऑक्सो एसिटेट तो अभी ग्लूकोनियोजेनेसिस के साथ में बिजी है। ऑक्सो एसिटेट को एसिटाइल कोएंजाइम में लिपिड वाले के साथ में मिलकर टीसी साइकिल में आना था, लेकिन अब यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में सिंगल है। एसिटाइल कोएंजाइम में अब क्या करेगा? अल्टरनेट रूट लेगा, वो क्या करेगा? कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। ये रीजन है उसका। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स रिक्वायर्ड इंसुलिन इन द पेरिफेरल टिश्यू लाइक स्केलेटल मसल्स ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी ग्लूकोज इज नॉट एंटर द सेल्स। ठीक है, सेल्स आर देयरफॉर मेटाबोलाइज फैटी एसिड इन इंक्रीज अमाउंट ऑफ मीट टू एनर्जी डिमांड। कीटोन बॉडी आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इंक्रीज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। क्लियर? आप क्या कर रहे हैं वहां पे? फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, जो फैट है ना उसको यूटिलाइज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, है ना। जिस वजह से क्या होगा कि एसिटाइल कोएंजाइम में टीसी साइकिल के अंदर नहीं जाएगा और कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। हाइपर कैल्सीमिया क्या क्या कॉज है? इंसुलिन के साथ में कोई रोल है पोटेशियम का? पोटेशियम का कुछ कोरिलेशन है इंसुलिन के साथ में? चलिए मैं बता देता हूँ। इंसुलिन इज रिक्वायर्ड फॉर पोटेशियम अपटेक बाय सेल। ठीक है, सो इट्स डेफिशिएंसी कॉज हाइपर कैल्सीमिया, सो कीटोएसिडोसिस इंक्रीज। ठीक है, एच के एंटीपोर्ट होता है ना, इंक्रीज कैल्शियम इफ्लेक्स फ्रॉम सेल्स। इंसुलिन इज रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम अपटेक बाय सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? इंसुलिन क्या हो गया? डेफिशिएंसी है, और वहां पे क्या हो जाएगा? हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा।
ठीक है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट करेंगे आप डायबिटीज के पेशेंट को? डाइट मैनेजमेंट करवाएंगे आप, और एक्सरसाइज करवाएंगे। चलिए अपन कर लेते हैं डिस्कशन अभी। क्या करेंगे अपन? कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज शुगर बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए आपने कंट्रोल करवाया, इंसुलिन दिया है पेशेंट को। रीजन क्या है? आपने जो फर्स्ट वाला जो केस हिस्ट्री था टाइप 2, वहां पे आपने इंसुलिन नहीं दिया है। वहां पे तो आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और एनालॉग्स और वो सब सारी चीजें दे रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको? इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेट करना है, इंसुलिन आपको देना है। सिंस इट इज ए सीरियस मेडिकल इमरजेंसी ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग हैव नो रोल्स। ठीक है, कोरिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस बाय आईवी फ्लूइड। पेशेंट को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, आपको इलेक्ट्रोलाइट भी मैनेज करना है, अगर रिक्वायरमेंट आप उसको आईवी फ्लूइड भी देंगे। ठीक है, कोरिलेशन ऑफ एसिडोसिस बाय एडमिनिस्ट्रेशन बाइकार्बोनेट इंट्रावेनसली, मेंटेनेंस ऑफ वाइटल थिंग्स लाइक पल्स बीपी है, रेस्पिरेशन भी देखेंगे आप, मेंटेनेंस ऑफ आपका पल्स बीपी एंड रेस्पिरेशन। आफ्टर द एक्यूट इमरजेंसी इज ओवर, व्हाट बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन आर नीडेड फॉर कंप्लीट इवैल्यूएशन। फर्स्ट टाइम पेशेंट आया था, बेचारा अनकॉन्शियस था, आपने वो सब सारा चीजें कर ली मैनेजमेंट करके, अब आप उसको डिस्चार्ज का प्लान कर रहे हैं या फिर वो नॉर्मल हो गया है। अब हमें क्या करना है? इसका फॉलोअप लेना है ना। आफ्टर एक्यूट इमरजेंसी इज ओवर, इमरजेंसी तो अब खत्म हो गया, हमने डायग्नोसिस कर लिया, मैनेजमेंट भी कर लिया, आईवी फ्लूइड वगैरह हमें देना था इंसुलिन देना था, आपने दे लिया है। अब फर्दर आप क्या करें? द डायबिटीज मेलाइटस हैज लॉन्ग टर्म माइक्रो एंड मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग किडनी, आई, हार्ट, हेंस द फॉलोइंग शुड बी डन। आपको पता है कि पेशेंट्स को डायबिटीज है, एज उसकी कितनी है? 15 ईयर, अभी 15 साल ही है, कंटिन्यू चलेगा। ऐसा तो है नहीं 2 साल बाद खत्म हो जाएगा डायबिटीज, ऐसा थोड़ी है। तो क्या होगा? जब लॉन्ग टर्म चलेगा तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म जब डायबिटीज रहेगा तो किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर, लंग्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर कहीं भी इफेक्ट करेगा वो बॉडी में किसी भी ऑर्गन पर। तो आपको फॉलोअप रिक्वायरमेंट है। आप पेशेंट को बोलेंगे कि एवरी 6 मंथ्स, एवरी 1 ईयर, 6 मंथ आपको क्या करना है? आपका बॉडी चेकअप करवाना है, आपको आरएफटी, यूरिन एग्जामिनेशन, 2D को, ये सब सारे आपको करवाने हैं, इलेक्ट्रोलाइट आपको करवाना है अपना। ठीक है, तो वही बता रहा है कि इवैल्यूएशन ऑफ रीनल फंक्शंस बाय एस्टिमेशन ऑफ ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूरिनरी प्रोटीन्स, इंक्रीज लेवल्स एंड नॉर्मल सिग्निफिकेंटली रीनल डैमेज। अगर ब्लड यूरिया इंक्रीज हो रहा है, क्रेटिनिन इंक्रीज है, यूरिन के अंदर प्रोटीन इंक्रीज है, मीन्स वहां पे क्या हुआ? रीनल डैमेज हुआ है, आपको उसका भी ट्रीटमेंट करना होगा फिर। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि आपको फॉलोअप करवाना, आपकी बॉडी का चेकअप करवाते रहना, आपको कंटिन्यू 6 मंथ बाद आपको आना है, आरएफटी करवाना है आपको। इवैल्यूएशन ऑफ लिपिड अबनॉर्मलिटीज, ठीक है, डिसलिपिडीमिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रीजन है कि वहां पे बीटा ऑक्सीडेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है ना, एक्सेस अमाउंट में हो रहा है लिपिड का मेटाबॉलिज्म, तो आपको लिपिड प्रोफाइल भी करवाना वहां पे। दिस इज डन बाय इवैल्यूएशन ऑफ ब्लड लिपिड प्रोफाइल, एस्टिमेशन ऑफ सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल आपको करवाना है, टीजी आपको एस्टिमेट करवाना है, एचडीएल, व्हाट इज दैट? एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना, क्या रीजन है गुड कोलेस्ट्रॉल बोलने का? लास्ट से इधर खड़े हो जाइए आप। फंक्शंस ऑफ एचडीएल, कोलेस्ट्रॉल कितना है आपका? फंक्शन करता है एचडीएल बॉडी में, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। आर्टरी से सही बोल रहे हैं आप, बताइए। ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल कहां से कहां करेगा? लीवर से। तो सही बताया आपने, कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करेगा एचडीएल, लेकिन एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से तो लेगा, और किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? लीवर को ट्रांसपोर्ट करेगा। इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है, फंक्शन क्या है? लीवर से कोलेस्ट्रॉल को अपटेक कर रहा है और एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू को सर्कुलेट कर रहा है। बैठ जाइए आप। ठीक है, एज ऑलरेडी डिस्कस, डिसलिपिडेमिया इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस? आर्टरीज है, वहां पे क्या हो जाएगा? लिपिड का डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, एलडीएल वहां पे डिपोजिट हो जाएगा और आपका जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होगा। क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट एंड रेटिना इन द आई शुड डन बाय डॉक्टर। व्हाट इज द प्रोग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज? क्या आउटकम है? सबसे मेजर जो क्वेश्चन होता है ना आपके पास में, जो पेशेंट आता है, ठीक है, उसके रिलेटिव्स भी आएंगे, तो फर्दर जब आप पूरा कंक्लूड कर लेते हैं तो एक मोरल चाहते हैं आपसे कि आप पूरे जो स्टोरी थी उसका समराइज कर दें कि कितने टाइम तक चलेगा, कब ठीक हो जाएगा, क्या आउटकम रहेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी।
तो क्या आउटकम रहेगा यहाँ पे, क्या आउटकम रहेगा? इट इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी इफ ट्रीटेड वेल इन टाइमली, स्पेशली हॉस्पिटल इज यूजुअली रिवर्सिबल एंड पेशेंट सर्वाइवल, लेफ्ट अनट्रीटेड इज फेटल। टाइम से आपको आना है, मैनेजमेंट करना है, कंटिन्यू मेडिसिन वगैरह आपकी सारी चीज़ें चलेगी। अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम आपका बढ़ जाएगा। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ कंट्रोल ऑफ डायबिटीज मेलाइटस? द लॉन्ग टर्म गोल्स आर मेंटेन नियर नॉर्मल। आपको ब्लड ग्लूकोज आप बता देंगे, उसको चार्ट दे देंगे कि आपका जो है वो 100 से बिलो रहना चाहिए, ठीक है। पीपी आपका 142 बिलो रहना चाहिए। HbA1c अगर आप कहीं पे भी करवाते हो तो आप डायबिटीज हैं, वैसे नॉर्मल रेंज है 6% तक का है, आपका 7 से कम रहना चाहिए।